हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फायर स्टडी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा मैराथन सीरीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि आज जो है 18 सितंबर को आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैराथन क्लास होने वाली है। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई की बातें और पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके कब्जे में। पेड परीक्षा में यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वीडियो में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ एआरओ का हो। लेकिन ये वीडियो स्पेशली पेट वालों के लिए है, वीडियो वालों के लिए है। ये पूरा मैराथन सीरीज जो है अब हम लोग पेट का चलाएंगे। आज जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का आएगा वैसे ही कल कौन सी मैराथन आएगी उसके लिए आपको लास्ट में मैं बताऊँगा उसका पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी आपके सिलेबस में है, जैसे जो उग्रवादी नेता थे जैसे और फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और कुछ जो संगठन हैं उनके मुख्यालय और उनके जो स्थापना किसने किया था, सामाजिक आंदोलन जो है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवरअप करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेट में जो क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हैं और जो लेखपाल में इस बार आए हैं वो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इस सेशन में। तो चलिए पूरा, जब तक ये पूरा मैराथन कंटिन्यू चलेगा, कोई गैप नहीं होगा। आप लोग पूरा मैराथन को देखिएगा अच्छे से। अगर नोट्स बनाना चाहें अच्छे से तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं अब अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा हमारा जो सीरीज़ है आज से चालू हो गया मैराथन की पेट के लिए। अब लगातार एक एक मैराथन पर डे आपको देखने को मिलेगी। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। इन्होंने जो स्थापना किया था वो आत्मीय सभा का 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। एक क्वेश्चन आपका पेट एग्जाम 2021 में पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा। राजा राम मोहन राय के अन्य नाम थे प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी इन्हें कहा जाता था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल, इंग्लैंड। ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, वहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। और इनको जो है अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे बहुत जाते हैं। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में की थी। आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। एक क्वेश्चन आपका पेट में पूछा गया था। दयानंद सरस्वती का जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, और इनकी जो पुस्तक बहुत पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। आगे बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन। ये भी क्वेश्चन पेट में आया था मिलान करने के लिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के जो भाषण था, जो धर्म संसद था, 1893 में अपना भाषण देके अपनी अलग पहचान बनाई थी। आगे बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किया था। इस टाइम इसका नाम मुंबई है। बाद में एमजी रानाडे जब इस संस्था से जुड़े प्रार्थना समाज से, तो इसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली और प्रार्थना समाज और ज़्यादा विख्यात हो गया। तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किया था। एमजी रानाडे भी इसके साथ थे लेकिन वो बाद में इससे जुड़े थे। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना सन 1875 में मैडम वोलावत्स्की ने किया था और एनी बेसेंट इसकी सदस्य थी। 1889 में इसकी सदस्य बनी और फिर बाद में चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के कुछ पत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कामनीवाल और न्यू इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कुछ आंदोलनों के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नेता कौन कौन से थे? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किया और बाद में चलकर वही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में कहलाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका नाम बाद में चल के क्या हुआ था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में हुआ था। सत्यशोधक समाज अगला है। पेट में ये भी क्वेश्चन आपका मिलान करने में आया था सेकंड मीटिंग में। जहाँ भी जो क्वेश्चन आया हो आपको मार्क्स मिलेगा, पहले से लिखा हुआ है पीडीएफ में। तो सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला है
आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन इसकी स्थापना जो है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार बोला जाता है। आपको पता होगा कि साउथ में केरला में पेरियार नदी बहती है, पेरियार राष्ट्रीय पार्क भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो इन्हीं पेरियार को, इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर, इनका उपनाम था पेरियार। तो ये बहुत बड़े समाजसेवी थे और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। शारदा एक्ट 1929 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1930 में। और शारदा एक्ट में कहा गया था कि जो विवाह की उम्र होगी वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष होगी। अगला है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना सूरसेन ने की थी। इन्हीं को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है बंगाल में 1930 में चटगांव शस्त्रागार में इनका बहुत बड़ा रोल था और ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल है। सूरसेन, इन्हीं का उपनाम था मास्टर दा। चटगांव शस्त्रागार में यही शामिल थे। इंडियन नेशनल आर्मी, ये पेट में क्वेश्चन आया था पिछली बार। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी, ये भी देखिए पेट में आया था, मिलान करने में 4-5 लगातार दिए थे, मिलान करना था आपको। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और रामचंद्र और बरकतुल्ला ने की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में 1913 में किन किन लोगों ने किया था? लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला। ज़्यादातर लाला हरदयाल का नाम पूछा जाता है। ठीक। मित्र मेला, ये भी पेट में आया था मिलान करने के लिए। मित्र मेला की स्थापना 1899 में बीडी सावरकर ने की थी और बाद में यही चलकर अभिनव भारत के नाम से कहलाया 1904 में, जो पहले मित्र मेला के नाम से था। होम रूल लीग, ये भी क्वेश्चन आपका पेट में आया था। फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में दोनों रिपीट क्वेश्चन था ये। होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया, लेकिन सबसे पहले जो शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने 1916 में पूना में। और वहीं बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की, तो 1916 में इन्होंने मद्रास से शुरू किया था। लेकिन ज़्यादा ख्याति एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग को मिला, जो मद्रास से शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब। जो भी आपको एक पूरा मैराथन सीरीज लिया जा रहा है, सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट हैं और हर पेज में आपके क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 महीने में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। जो भी आपको लिया गया है एक शेड्यूल से लिया गया है। पूरा सेशन जो चलेगा एक सीरीज वाइज चलेगा। पहले हम पूरा एक क्रांति देखेंगे, फिर महात्मा गांधी को देखेंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। ऐसे एक एक क्रम में एक एक चीज़ों को देखते चलेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी और इसकी स्थापना वारेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर किया था। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक, इनका उपनाम था लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? लोकमान्य। इन्हीं को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे, उग्र नेता थे, इसीलिए इनको जो है वैलेंटाइन सिरोल ने एक उपाधि दी थी कि भारतीय अशांति का जनक भी इनको कहा था। बाल गंगाधर के तिलक के पत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, वो है मराठा और केसरी। मराठा जो आपका है वो अंग्रेजी भाषा में, केसरी जो है वो मराठी भाषा में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो मराठा पत्र है वो अंग्रेजी में है और केसरी जो है वो मराठी में है। इनके पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। इनका जो नारा था वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में नारा दिया था। अब बात कर लेते हैं गर्म दल के कुछ नेता हैं, जैसे लाल बाल पाल, अरविंद घोष। लाल बाल पाल आप सबको पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये जैसे जो है गर्म दल के नेता हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और संस्थाओं के बारे में जो आज़ादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी और इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल हैं। उसी के 4 वर्षों बाद
एक और संस्था बनती है, उसमें EHSRA उसका नाम होता है, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे लोगों ने मिलकर किया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो पहले HRA आया था, फिर बाद में सोशलिस्ट सब जुड़कर HSRA हो गया था, ठीक है। और काकोरी कांड जो आपका हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड, अब योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, कांड को काट दिया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 की घटना है। सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर डाउन गाड़ी थी, ये आ रही थी, और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, लोगों ने ट्रेन में क्या किया था, लूटपाट कर लिया था। उनको पता था कि यहाँ कुछ है, तो उन्होंने डकैती कर लिया। क्वेश्चन आपका पेट में आया था, पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो घटना काकोरी ट्रेन कांड में कौन से संगठन के लोग शामिल थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संगठन के लोग इसमें शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ डाउन पैसेंजर थी। अब बात कर लेते हैं कि काकोरी कांड के बाद 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद में जो कि अब अयोध्या है, रोशन सिंह को इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हुई थी। 3 लोगों को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए, जबकि रोशन सिंह को बमरौली डकैती केस के लिए फांसी हुई थी। और इसमें एक रोचक बात यह है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, ये तीनों का जो जन्म है वो शाहजहांपुर में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पेट में ऊपर आया था। और राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो ये लोग हमारे जो है क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन इनको जो है फांसी की सज़ा भी हो गई थी। आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हम भारत को। अब देखते हैं साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को प्रथम बार जो है ये भारत में आया, और कुल इसमें 7 सदस्य थे जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था पेट में कि प्रथम बार साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को प्रथम बार साइमन कमीशन भारत आया था। ये जो सर जॉन साइमन थे, ये इनका नाम था सर जॉन साइमन, और कमीशन मतलब आयोग, एक आयोग बनी थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय ना होने के कारण इसका भारतीयों ने बहुत ज़ोरों से विरोध किया। और वहीं विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, वो उन्होंने नारा दिया था, गो साइमन, मतलब साइमन तुम वापस जाओ। तो इसके लिए फिर ब्रिटिशर्स ने जो उनको लाठीचार्ज किया था, और वहीं पर जो है लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना यहाँ से हुई थी। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जो वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। काकोरी कांड में ये भी थे, लेकिन जो है अंततः वहाँ से निकल कर बच निकले, और ये अल्फ्रेड पार्क में आकर छुपे हुए थे, लेकिन किसी ने इनकी मुखबरी कर दी और अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया। अंततः इनके पास एक गोली बची थी, और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को अपने ब्रिटिशर्स के गोली से ना मरने से, शहीद होने से, खुद ही अपने गोली से शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद। और ये इन्होंने कहा था कि आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, कभी ये किसी के पकड़ में नहीं आए थे। अगला है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों को एक साथ फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में। दोस्तों, जब एक बात ये हुई थी, लोगों में कई सारे मतभेद हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी होने वाली थी, उससे पहले गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ठीक है। तो लोगों का मानना है अगर गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी रुकवा सकते हैं। अब क्या है इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हो गई थी। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन, और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 में, उस टाइम जब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे, तो उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी, जिससे गांधी जी बहुत ही दुखी हो गए थे, और गांधी जी पहली बार आमरण अनशन पर 1932 में बैठे थे। उसमें क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो था, उसमें अलग दलित निर्वाचन की
मांग हुई थी, जिससे गांधी जी नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की थी, हरिजन पत्रिका निकाला था, वो हरिजनों के बहुत हित में काम करते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रथम चुनाव हुआ था, जो अंतरिम सरकार बनी थी बाद में चल के। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रथम चुनाव 1937 में हुआ, लेकिन कांग्रेस के मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा भी हो गया था 2 वर्षों बाद 1939 में। ये इस्तीफा क्यों हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, लेकिन बिना भारतीयों की अनुमति के अंग्रेजों ने भारतीयों को ये ऐलान कर दिया कि भारतीय भी हमारे साथ हैं और युद्ध में हमारे साथ पूरी भूमिका के साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा भारतीयों ने नहीं किया था, इसीलिए भारतीय नाराज़ हो गए और बिना अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने पर सारे जो मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से इस्तीफा हो गया था 1939 में। और इसी खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग बहुत खुश हो गई थी इसीलिए कि इन सबका इस्तीफा हो गया था, और इसीलिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला बात कर लेते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 को आया था, और द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो अंग्रेज़ों ने कहा था अगस्त प्रस्ताव लाकर कि हम जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध के बाद आपके लिए हम संविधान सभा का प्रस्ताव करेंगे। लेकिन भारतीय बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनको भरोसा नहीं था ये ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों पर। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, और जिसमें पहले सत्याग्रही जुड़े विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जुड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। क्रिप्स मिशन आता है 23 मार्च 1942 को। इसमें भी यही कहा जाता है कि आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, आपको गणराज्य बनाया जाएगा, आपके संविधान आपके लिए अलग बनाई जाएगी। लेकिन भारतीयों की ये कतई स्वीकार ना थी, भारत ने इसको भी बहिष्कार कर दिया। फिर जो है 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद भारत में माहौल एकदम गर्मा गर्मी का होता है, और उस टाइम आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 8 अगस्त को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति जो है शुरू हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अगले ही दिन 9 अगस्त को कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि जो है आंदोलन को हम उग्र ना बना सके। ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को इनको जेल में डाल दिया जाता है। आगा खां पैलेस पूना में इनको बंद कर दिया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू को पहले अहमदनगर में, बाद में चलकर अल्मोड़ा में कैद कर लिया जाता है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा जाता है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में डाल दिया जाता है। उनको लगता है कि ऐसा करने से हम जो भारतीयों का उग्र प्रदर्शन था वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंततः जो है ब्रिटिशर्स जान गए थे कि अब इनको जो है इनके लिए अलग संविधान हमको बनाना ही पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा दबाव मिल रहा था भारतीयों की तरफ से, क्योंकि भारतीय जो है पूरे भारत में आग लग चुकी थी आज़ादी की। उसीलिए फिर बाद में चलकर लाल किला मुकदमा 1945 में हुआ था, जो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। 1945 में उन्हीं के सिपाहियों के ऊपर एक मुकदमा चलाया गया था, जिसका नाम था लाल किला मुकदमा। ठीक है, CR फार्मूला, ये सी राजगोपालचारी जो थे वो 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला दिए, जिस फार्मूले को CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और मुस्लिम लीग को अलग देश ना बनाने के लिए इन्होंने CR फार्मूला दिया था। ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान जो अलग हैं आज, वो एक में रहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई होते, कोई सिर्फ उनका एक ही देश होता, एक ही। इसीलिए जो है इन्होंने CR फार्मूला दिया, लेकिन ये जो है सफल नहीं हुआ। फिर आता है बेबेल योजना। बेबेल योजना 14 जून 1945 को आता है, और नौसेना विद्रोह जो होता है वो 18 फरवरी 1946 को होता है। बाद में चलकर कैबिनेट मिशन आता है 23 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य होते हैं, और ये जो है भारत के संविधान सभा का फिर यहीं से प्रोसेस हो जाता है कैबिनेट मिशन से। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में भारतीय जो संविधान सभा है उसका चुनाव हो जाता है। फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है 16 अगस्त 1946 को। ये मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है। फिर अंतरिम सरकार का गठन, जो पहली बार गवर्नमेंट बनती है, एंटरिम गवर्नमेंट जो बनती है, अंतरिम सरकार जो बनती है, वो 2 सितंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को, और ये योजना जो थी वो थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, जिसमें 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बनता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में, और भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है
वो 15 अगस्त 1947 को। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से एक तरफ से पूरा सिलेबस वाइज हमने कवरअप कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। जो जिसको पता होगा, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, अभी हम चलते हैं एक क्वेश्चन देखेंगे, सब आपको मज़ा आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। देखिए जब कांग्रेस बना था तो उसका नाम कांग्रेस नहीं था, उसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन कांग्रेस नाम किसके सुझाव पे रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया कांग्रेस नाम, तो बाद में चलकर यही कांग्रेस नाम पड़ गया। और दादा भाई नौरोजी को इनका उपनाम था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आपका पेट के फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। अब हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए हैं उनकी कुछ बैठकें जो कि इंपॉर्टेंट बैठक हैं, सारी बैठक नहीं पढ़ना है आपको, कौन कौन सी बैठक पढ़ना है इस वीडियो में बताया गया है, आप लोग देखिए। पहली बैठक हुई थी 1885 में मुंबई में, और इसकी बैठक की जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। दूसरी बैठक हुई थी 1886 में कलकत्ता में, और इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वो दादा भाई नौरोजी। तीसरी बैठक हुई थी 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो पहली, दूसरी, तीसरी मुंबई कलकत्ता मद्रास, ठीक है, मुंबई कलकत्ता मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में पहली बार जो है कांग्रेस की बैठक हुई थी। फिर जो आती है चौथी बैठक 1888 में इलाहाबाद में, पहली बार उत्तर प्रदेश में होता है, इलाहाबाद में होता है, ठीक है। और जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये जो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जॉर्ज यूले, ब्रिटिशर्स थे जॉर्ज यूले, और ये पहली विदेशी व्यक्ति थे। नेक्स्ट इसी के बारे में एक फैक्ट था कि 1888 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक हुई थी, अधिवेशन हुई थी, तो उसमें पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था, और वो भाषण दिए थे लाला लाजपत राय। फिर 1896 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी, वो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और पहली बार वंदे मातरम यहीं गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता में 1896 के अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। फिर उत्तर प्रदेश में एक अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने। 1901 में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। आप लोग को ध्यान से समझना है कि गांधी जी पहली बार भाग लिए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। अध्यक्षता गांधी जी 1924 में सिर्फ एक मात्र कांग्रेस अधिवेशन में किए थे। इसके अध्यक्ष थे वाचा, और कलकत्ता में 1901 के अधिवेशन में गांधी जी इंडिया में बीच में आए थे और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। 1905 में अधिवेशन हुआ था बनारस में, और इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी टाइम बंगाल विभाजन भी हो गया था, और उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। फिर 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो भी कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। और स्वराज जो था ये शब्द, ये किसकी सोच थी, किसकी दिमाग की उपज थी, तो ये दयानंद सरस्वती की दिमाग की उपज थी स्वराज शब्द, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। रास बिहारी घोष 1907 का अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सूरत में हुआ था, और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल, यानी आप कह सकते हैं कांग्रेस टूट चुकी थी, कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया था, नरम दल गरम दल अलग हो गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। 1910 का इलाहाबाद में अधिवेशन, दूसरी बार इलाहाबाद में हुआ था यह अधिवेशन, ठीक है। पहली बार चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले ने किया था इलाहाबाद में, और दूसरी बार जो है विलियम बेडरबर्न, ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम होगा पेट का, इसमें यूपी का ज़्यादा पूछा जाएगा, इसलिए मैं यूपी को भी बीच में फोकस कर लिया हूँ। तो 1910 का इलाहाबाद का अधिवेशन दूसरी बार इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन, उस टाइम भारत में जॉर्ज पंचम आए थे, उसी टाइम पहली बार जनगण मन गाया गया था, पंडित बिशन नारायण धर ने उस टाइम उसके अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। 1911 में कलकत्ता में हुआ था और पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी पेट में आया था आपके, उसमें टेट में, यूपी टेट में क्वेश्चन आया था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें नरम गरम दल का समझौता हो गया था, पैचअप हो गया था, मतलब 1907 का जो विभाजन देख रहे हैं आप लोग यहाँ, अब चलकर
यहाँ पैचअप हो गया था 1916 में, मतलब दोनों जो है नरम दल गरम दल एक हो गए थे। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और दूसरी बात हुई थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता भी 1916 में हुआ था। एक क्वेश्चन यूपी टेट में आया था 2021 में। और इसी अधिवेशन में लोकमान्य तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने अंबिका चरण मजूमदार जब अध्यक्षता की थी 1916 में, तब ये नारा दिया था। अगला 1917 का इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और पहली विदेशी महिला जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, पहली महिला थी, पहली महिला भी थी और ये पहली विदेशी महिला थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1923 में हुआ था, ये दिल्ली का अधिवेशन था और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष के महज बने थे अबुल कलाम आज़ाद, जो चल के आगे चलकर भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ था और गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। एक ही मात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी। इसके पहले 1901 में आए थे लेकिन वो सिर्फ भाग लिए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। तो गांधी जी 1924 में बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अगला है सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर का अधिवेशन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कि हमें पूरा स्वराज चाहिए, ये जो हमारा राज्य ये पूरा लोकतंत्र होना चाहिए, इसमें अंग्रेजों की कोई टोका टोकी नहीं होना चाहिए। पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये क्वेश्चन आपका पेट के सेकंड मीटिंग में आया था पिछली बार 24 अगस्त को। आप लोग जाइएगा और पेपर को देखिएगा, तब समझ में आएगा जो आप पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर यहाँ से नहीं बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, कुछ छूटा ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक सीरियल वाइज हम लोग कांग्रेस को पढ़ रहे हैं। और वहीं 1929 के अधिवेशन में अगले साल 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। फिर आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से अपना देश आज़ाद हो गया तो संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में। सरदार पटेल 1931 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कराची अधिवेशन, और पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि जो है गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो आगे चलकर अभी हम गांधी के बारे में भी पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में एक अधिवेशन किया था फैजपुर पंजाब में, और पहली बार यह अधिवेशन गांव में हुआ था। तो कई बार पूछा जाता है कि गांव में प्रथम अधिवेशन कब और किसने उसकी अध्यक्षता की थी। तो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, फैजपुर पंजाब में हुआ था। 1938, 1939 ये आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। सुभाष चंद्र बोस, तो एक क्वेश्चन पेट में भी आएगा, पिछली बार आया था, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा, ये गुजरात में पड़ता है, और उसकी अध्यक्षता की थी, वो निर्विरोध चुने गए थे अध्यक्ष। इसके बाद फिर 1939 में चुनाव हुआ था जिसमें चुने थे सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी का अधिवेशन था, ये त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई थी, और क्योंकि कट्टरपंथियों का साथ था सुभाष चंद्र बोस के साथ, तो इसलिए गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। और गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को सदस्य बनाएं, अध्यक्ष बनाएं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है और सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए दावेदार माने जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेट जो है 2021 में आया था कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद किसे जो है अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस अधिवेशन का। तो जब इस मतभेद के चलते, क्योंकि गांधी जी को बहुत मानते थे सुभाष चंद्र बोस, और वो नाखुश दिखे कि गांधी जी ने उनका सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिर जो है राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने थे 1939 में बचे समय के लिए। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन अधिवेशन नहीं हो रहा था। अब बात कर लेते हैं सी राजगोपालचारी 1946, ये आखिरी अधिवेशन था कांग्रेस का, ये मेरठ में हुआ था उत्तर प्रदेश के, और आज़ादी के समय 1947 में जो है यही आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो हमने देख लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी को पढ़ने के बाद फिर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस को। एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। जो प्रश्न आपके लेखपाल में आए होंगे, जो प्रश्न आपके पेट में आए होंगे, सारे प्रश्न यहीं से आए होंगे और सारे प्रश्न यहीं से आए होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
ऐसी ही मैराथन क्लास पर डे आपकी होती रहेगी। अभी लास्ट में बात करेंगे कि कल कौन सी मैराथन आपकी आएगी। 5 नंबर यहाँ से आपको कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर आज ही पक्के कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का नाम था, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में। इनका विवाह जिस हुआ था कस्तूरबा गांधी से 1883 में, ठीक है। लगभग 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। इनके पुत्र का नाम था हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। देवदास शाहरुख खान वाला नहीं, वो देवदास दूसरे इनके पुत्र हैं महात्मा गांधी के। हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास इनके 4 पुत्र थे। इनके राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु का नाम था। आगे बात कर लेते हैं गांधी जी के बारे में कि ये पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1888 में। कानून की डिग्री हासिल कर लेते हैं 1891 में। और इनका जो मृत्यु होता है वो 30 जनवरी 1948 में, जिसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को जब शहीद राजगुरु भगत सिंह इनको फांसी हुई थी, तो उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की भी हत्या हो जाती है, तो इस दिवस को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है कि अब्दुल्ला व्यापारी के मुकदमा के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। कब? 1893 में। फिर अफ्रीका में ये नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। अफ्रीका के डरबन में ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में। तो जो भी ये करते हैं, रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय से प्रेरित होकर ये सारे काम करते हैं। इन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में साउथ अफ्रीका में। पहली बार महात्मा गांधी जेल गए थे कब? 1908 में। फिर टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी 1910 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इतना सब कुछ गांधी जी कंटिन्यू एक सीरियल वाइज करते गए और हम लोग एक सीरियल वाइज उनको पढ़ते जा रहे हैं। फिर गांधी जी का भारत आगमन। अब देखिए भारत आगमन, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। असली कहानी यहीं से है। अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अब है। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को होता है और 9 जनवरी को ये हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को आए थे तो अपोलो बंदरगाह मुंबई में आए थे। इसके बाद जब इंडिया 1915 में आ जाते हैं तो गांधी जी जो है 1-2 साल शांत बैठते हैं, लेकिन बीच बीच में शांति से कुछ काम करते रहते हैं अपने गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले के बताए हुए रास्तों पर। गांधी जी सबसे पहले भारत में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं 1915 में। ये इनका भारत में पहला आश्रम होता है। फिर इनको जो उपाधि एक मिलती है कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। फिर गांधी जी का भारत में जो पहला सत्याग्रह होता है वो होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में 3 कठिया पद्धति था कि मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जो है आपको खेती करना होता था, उनको देना होता था, तो किसानों को लॉस होता था। इसलिए राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर महात्मा गांधी जो है चंपारण बिहार जाते हैं और भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। महात्मा की उपाधि इनको यहीं प्राप्त होती है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, इसी चंपारण सत्याग्रह में। और इस चंपारण सत्याग्रह में जाने से गांधी जी का विरोध किया था NG रंगा ने। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में बहुत विरोध किया था। अब इसके बाद इनका आंदोलन रुकता नहीं है, एक एक आंदोलन करते जाते हैं गांधी जी। अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं 1918 में और ये पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। इनके सारे काम होते जाते हैं और नए नए तकनीकी को अपनाते जाते हैं भारत को आज़ाद दिलाने में, अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने में। और 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं और ये पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, ठीक है। ये मजदूर आंदोलन था। उस टाइम प्लेग आया था तो मजदूरों को वेतन उतने लोग नहीं दे रहे थे, इसके लिए जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। फिर बाद में चलकर खेड़ा आंदोलन, सबसे पहले अहमदाबाद हुआ था, पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, तो मिलान करने में आप लोग गलती मत करिएगा। तो खेड़ा आंदोलन 1918 में ये गुजरात में हुआ था और ये फसल नष्ट होने के बाद भी जो है लगान लिया जा रहा था। फिर वहाँ के लोगों ने, गांधी जी की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, गांधी जी जो हिट हो रहे थे, तो लोगों ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने इस मामले को भी सुलझा दिया था। फिर आगे चल के क्या हो जाता है, 1918 के बाद एक भारत में एक बहुत दुखदाई स्थिति हो जाती है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, एक निर्मम हत्या वाली घटना हो जाती है जिसका नाम होता है जलियांवाला हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहीं पर रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन जनरल ओडायर ने वहाँ गोली चलवाने के आदेश दे दिया, जिसके बाद बहुत सारे भारतीयों की मौत हो गई, बहुत सारे सिखों की मौत हो गई। और
इसी घटना के बाद आहत होकर भारत के कुछ लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी जो अंग्रेज़ों ने उनको दी थी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि को लौटा दिया था। वहीं शंकरन नायर ने अपनी वायसराय कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के प्रवर्तक थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन दोनों के कहने पर गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था और ये आंदोलन 1918-19 के बीच में हुआ था। लेकिन खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी कूदे थे, सहयोग किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली का, तो उस टाइम गांधी जी का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? गांधी जी का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। एक क्वेश्चन आपका पेट 2021 में आया हुआ है सेकेंड मीटिंग में। तो गांधी जी का विरोध कि जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का विरोध किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका विरोध किया था। फिर आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन ये गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन था। मतलब जन एक भीड़ में आंदोलन चल रही थी, इसमें पूरे भारत के लोग शामिल थे, हर क्षेत्र के लोग, कि हम अंग्रेज़ों का बहिष्कार करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, हम उनकी चीज़ों को नहीं लेंगे। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी करते हैं और उसी दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये गांधी जी का प्रथम भारत में जन आंदोलन था। और उसके बाद इसी आंदोलन के चलते गांधी जी प्रथम वर्ष में ही अपनी जो उपाधि लौटा देते हैं, वो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मत लगाइएगा असहयोग आंदोलन में गांधी जी अपना उपाधि लौटाते हैं। लेकिन वहीं पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं और शंकरन नायर होते हैं, वो लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि लौटाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो है अपनी उपाधि जो है असहयोग आंदोलन के प्रथम वर्ष के बाद लौटा देते हैं। कैसर ए हिंद जो 1915 में अंग्रेज़ों ने उनको दिया था, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो भारत प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के जो लड़ाई में भारत वालों को सैनिक की भर्ती कराए थे, इसीलिए उनको ये उपाधि मिली थी। फिर जमुनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, जो अंग्रेज़ों ने इनको दिया था, राय बहादुर की उपाधि। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, उसी बीच एक और घटना हो जाती है गोरखपुर में, चौरी चौरा घटना। ये 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा, लेकिन इसका ऑथेंटिक डेट जो है वो 4 फरवरी 1922। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो जाती है। वहाँ एक थाना होता है जिसमें 22 पुलिस वाले होते हैं और उनको जो है भीड़ जो है जिंदा जला देती है। और इसी घटना से आहत होकर, दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। चूँकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वो चाहते थे, वो मानते थे कि राम राज्य जो है सत्य और अहिंसा से लाया जा सकता है, लेकिन ऐसी घटना को से बिल्कुल वो प्रेरित नहीं थे। इसीलिए 12 फरवरी को आहत होकर 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो किस घटना के बाद वापस लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी कर देते हैं। इसके बाद 1923 में ही 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू होते हैं। अगला है, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं 1924 के बेलगाम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। गांधी जी 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे, लेकिन पहली बार अध्यक्षता जो किए थे वो कांग्रेस के 1924 के बेलगाम कर्नाटक वाले अधिवेशन में। इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इन जो राम राज्य सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा, ये चाहते थे कि भारत में जो राम राज्य को हम वापस ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा से। बाद में चलकर गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा बोर्ड की स्थापना की 1925 में। और फिर दांडी यात्रा, ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2022 में आया था। सोचिए अगर आप लोग ऐसे पढ़ते, सिलेबस वाइज पढ़ते, तो आपका जिन लोगों का लेखपाल बॉर्डर पे है उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो भी लेखपाल और पेट में आपके क्वेश्चन बने हैं। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, एवरीग्रीन, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। तो जो दांडी यात्रा थी वो 78 लोगों के साथ शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। बहुत लोगों ने इसमें लेखपाल में ऑब्जेक्शन डाला था कि ये यात्रा दांडी से हुई थी। नहीं, ये जो यात्रा थी वो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चली थी। ये टोटल जो है 24 दिनों की यात्रा थी और स्टार्टिंग में 78 लोग थे, बाद में चलकर गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, ये दांडी में। फिर शुरुआत करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय का मतलब विनय के साथ। गांधी जी कहते हैं कि शांति से कोई आंदोलन जो है वो शांति से किया जाए और अंग्रेज इसको जरूर सुनेंगे।
तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, यही नमक सत्याग्रह होता है। फिर बात कर लेते हैं, जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो गोलमेज सम्मेलन भी चालू हो रहा होता है लंदन में। एक जो सेंटर टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में गोलमेज, तो तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन गांधी जी जो है सिर्फ जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कब भाग लेते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन 1931 में। और गांधी जी जब गए थे SS राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इनके साथ सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय भी इसी जहाज से साथ गए थे। और 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्री, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। गांधी जी सिर्फ एक में गए थे 1932 में, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी इरविन समझौता होता है नमक सत्याग्रह के बाद 1930 के बाद 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते को जो गांधी और इरविन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो इसी को सरोजनी नायडू ने कहा था कि 2 महात्माओं की बैठक। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि 2 महात्माओं की बैठक किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। बाद में चलकर पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को। ये होता है गांधी और अंबेडकर के बीच, लेकिन इसकी जो मध्यस्थता कराते हैं, जो मीडिएटर रहते हैं, वो तेज बहादुर सप्रू होते हैं। फिर आगे चलकर होता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसके पहले वो थे विनोबा भावे सत्याग्रही, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी व्यक्तिगत सत्याग्रह को जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन। आगे अब बात कर लेते हैं हम लोग अब 1940 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ये मुंबई से चालू होता है, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे, ब्रिटिशर्स जो वायसराय थे, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। एक क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा गया था, लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ये लेखपाल का क्वेश्चन है, आप लोग पेपर देख लीजिएगा। और उसी टाइम नारा दिया था महात्मा गांधी ने, डू और डाई, करो या मरो। अब यही आखिरी जंग है, हमको आज़ादी लेना ही लेना है। ये क्वेश्चन पेड में आया था, करो या मरो किसका नारा है, तो गांधी जी का है। पेड में एक क्वेश्चन आया था। आगे बात कर लेते हैं, गांधी जी ने और नारे दिए थे, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं, 1931 में कराची अधिवेशन में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें थी वो थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गीता माता, हिंद स्वराज, सत्य महाभारत। सुनो विद्यार्थियों, हिंद स्वराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की ये पुस्तक का नाम है। आगे बात कर लेते हैं कि गांधी जी की जो समाचार पत्र थे वो कौन कौन से थे। इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया और हरिजन। इंडियन ओपिनियन 1903 में आई थी, द ग्रीन पैम्पलेट 1896, यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932, जब इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो इनके जो गांधी जी के समाचार पत्र थे। अब बात कर लेते हैं कि गांधी जी को जो संबोधन मिला था, कौन किस नाम से इनको बुलाता था। उपाधि और संबोधन करता एक साइड है। तो इनको राष्ट्रपिता जो कहते थे वो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। और रंगून से 1944 के ये रेडियो प्रसारण में इन्होंने राष्ट्रपिता बोला था, रंगून से ये रेडियो प्रसारण में। बापू इनको कहे थे CF एंड्रूज, और जवाहरलाल नेहरू इनको बापू कहे थे। महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने गांधी को कहा था। भिखारियों का राजा इनको कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कब कहा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह जब बिहार गए थे गांधी जी 1917 में, तब जो है उनको गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बात कर लेते हैं गांधी जी के कुछ कथन हैं, जैसे हे राम, ये इन्होंने कहा था हे राम। इनका और स्टेटमेंट था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ये सर्वोदय चाहते थे, सर्वोदय। और बाद में चलकर विनोबा भावे ने इनके सर्वोदय संघ की स्थापना की थी। हरिजन इनका दूसरा स्टेटमेंट है, हरिजन सेवा मेरा जीवन का श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक भी क्षण जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी चाहते थे कि जो ये अस्पृश्यता है, जो अछूत है, जो जातिवाद है, ये समाप्त हो जाए, और इसको लिए उन्होंने हरिजन पत्रिका और हरिजन समाज, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। आगे बात कर लेते हैं, गांधी जी का हम लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया, जो उनकी जो पूरा जीवन शैली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस। ये पूरा सिलेबस जो है
पेट के अकॉर्डिंग कवरअप किया गया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट में इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बनता भी नहीं है, चाहे जो एग्जाम आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, उग्र नेता थे सुभाष चंद्र बोस, और इनके आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग देखेंगे जो आपके पेट का सिलेबस में दिया हुआ है। ये पूरा जो मैराथन क्लास है ये पूरा पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसमें जितनी भी बातें मैं बताऊंगा आपको ये सारा पेट के अकॉर्डिंग ही है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इनके बारे में थोड़ा सा लाइफ स्टाइल जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था और इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए थे। कब? ये 24 वर्ष की आयु में। सुभाष चंद्र बोस 24 वर्ष की आयु में भारतीय सिविल सेवा में इनका चयन हो गया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के दौरान इन्होंने अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, अपने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया गया था और ये भी असहयोग आंदोलन में सपोर्ट किए थे गांधी जी का। अब बात कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब कब रहे थे। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, ये गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अधिवेशन में। 1939 के त्रिपुरी, जबलपुर मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन किसी मतभेद के चलते क्या हुआ था कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे। उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ? त्रिपुरी संकट। जब त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर मध्य प्रदेश वाला 1939 में चल रहा था तो एक संकट उसमें आ गया था। क्या हुआ था? ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष पद से। किस लिए? इसका कारण क्या था कि पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे और गांधी जी की नाराजगी देखते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए। ये भी क्वेश्चन आपका पेट में क्वेश्चन ये आपके आया था सेकेंड मीटिंग में कि 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दे दिए थे क्योंकि जो गांधी जी थे वो पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे वो अध्यक्ष बने, लेकिन वो चुनाव हार गए अध्यक्षता वाला और ये सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। लेकिन बाद में चलकर गांधी जी नाखुश दिखे और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने उनका मन रखने के लिए इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने इस ब्लॉक की स्थापना की थी। लेकिन इसमें भारत के गांधी जी चाहे हों व चाहे किसी अन्य नेता हों, किसी का भी सहयोग इस संस्था को नहीं मिला और बाद में चलकर सरकार ने इस फॉरवर्ड ब्लॉक जो संस्था थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और ये संस्था यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस थे वो यहीं नहीं रुकते, वो और भी काम करते हैं। उनके बारे में देखिए। सेकेंड विश्व युद्ध 1940 में, उस टाइम 1939 से लेकर 44-45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और 1940 में इनको नज़रबंद कलकत्ता में कर लिया जाता है। लेकिन 17 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन की मदद से ये जो है वहाँ से निकलकर काबुल चले जाते हैं और बाद में हिटलर की सहायता प्राप्त करके ये मुक्ति सेना का गठन करते हैं। जर्मनी के लोग, हिटलर और जापान के लोग सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद करते थे और इनकी बहुत मदद वो लोग किए थे। बाद में चलकर मुक्ति सेना का ये गठन करते हैं और इनको जो है कुछ उपाधियाँ मिलती हैं सुभाष चंद्र बोस को। इनको नेताजी की उपाधि हिटलर ने और जर्मनी की जनता ने दिया था। तो अगर ऑप्शन में आपको हिटलर है तो हिटलर लगाइए, ऑप्शन में जर्मनी की जनता है तो वो लगाइए। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर और जर्मनी की जनता ने दिया। देश नायक की उपाधि, ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में आया था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। एक क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में सीधा पूछ लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जितना भी आपको पेज मिल रहा है, हर क्वेश्चन से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में अभी जल्दी में बने हैं और यहाँ से सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो यही है, सारे नेता को हम पढ़ ही ले रहे हैं जितना सिलेबस में है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही मैराथन वीडियो आपके लिए पर डे लाते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, और पूरा सिलेबस पेट का जो पूरा सिलेबस है वो जल्दी ही आपको ख़त्म करा दिया जाएगा 10 दिन में। क्रैश कोर्स चल रहा है आपका। आज़ाद हिंद फौज की कमान, देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, लेकिन इनको कमान कब मिली थी? 1943 में आज़ाद हिंद फौज को की जो कमान मिल गई थी सुभाष चंद्र बोस को 1943 में। इसकी स्थापना जो किए थे उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। 1942 में इसका स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना कहाँ होती है? मलेशिया में। 1943 में इसकी जो कमान मिलती है वो सुभाष चंद्र बोस को मिलती है। फिर आगे चलकर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना होती है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में।
और ये कौन करता है स्थापना, इसका सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और उसी टाइम जो है आज़ाद हिंद सरकार की जब स्थापना करते हैं तब सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे रेजिमेंट बनाए थे, और उन रेजिमेंट के नाम कैसे कैसे रखे थे उनको हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने नाम रखा था सुभाष रेजिमेंट अपने नाम पर, फिर महात्मा गांधी के नाम पर गांधी रेजिमेंट, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर आज़ाद रेजिमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रेजिमेंट, और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में ये महिलाएं शामिल थीं। तो इन्होंने जो है बहुत क्रांतिकारी काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में महिलाएं भी शामिल थी। अब बात कर लेते हैं कि जो रेजिमेंट ये बनाए थे गांधी, नेहरू, आज़ाद, सुभाष, लक्ष्मीबाई, इन सभी रेजिमेंट को जो मान्यता दिए थे वो जर्मनी की सरकार और जापान ने, मतलब जर्मनी और जापान ने सपोर्ट किया था। इन सभी रेजिमेंट को मान्यता भी आगे चलकर दिया था। फिर क्या हुआ था कि जापान वाले जो थे वो बहुत पसंद करते थे सुभाष चंद्र बोस को, और जापान ने जो अंडमान निकोबार द्वीप को जो जीता था भारत से, फिर बाद में चलकर वो लौटा देता है नेताजी को। तो जापान ने नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी को सौंप दिया, और नेताजी ने इन द्वीपों का नाम रख दिया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अब बात कर लेते हैं कि नेताजी की मृत्यु के बारे में। तो नेताजी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1945 को। ये अनुमानित है, ये पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जाता है ऐसा है कि नेताजी जब टोक्यो जा रहे थे और उसी समय ये दुर्घटनाग्रस्त ताइपे के पास हो गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी क्रैश में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के जो प्रसिद्ध नारे हैं वो हैं जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरा सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय देख लिया है इस वीडियो में। और वीडियो आप लोग लाइक करते जाइए, कोई सुझाव हो तो कमेंट करते जाइए, और इसको आप शॉर्ट नोट के तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट नोट के तौर पर। तो ये वीडियो जो है मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है। अगर आपको और भी जल्दी देखना है तो आप जो है वीडियो की जो रेशियो होता है उसको 1.5 या 1.75 में कर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वीडियो को अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल द फास्ट हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मैराथन की, उसमें होगा संविधान, भारतीय संविधान प्लस लोक प्रशासन जो आपके पेट के सिलेबस में है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन 19 सितंबर को आपको इसकी मैराथन आएगी, और उसमें पूरा अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस में है, जैसे मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निश्चय तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, और उसकी जो पूरी मैराथन क्लास होगी ऐसे ही जैसे मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाया एक सीरियल वाइज, वैसे भी मैं आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का जो है सीरीज दूंगा एक सीरियल वाइज। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं पेट के लिए कोई सूचना दूँ, क्योंकि आपको जो है पेपर में सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचे हैं, रिमाइंडर लगा लीजिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है, आपका 15-16 अक्टूबर को पेपर होना है। तो तैयारी जो है ऐसे आप मैराथन देखेंगे तभी हो पाएगी। और लास्ट में जब मैराथन पूरा हो जाएगा सभी विषयों का, मैं सभी विषयों का मैराथन दूंगा आपको। ठीक है, हिस्ट्री का दूंगा, ज्योग्राफी का दूंगा, इकोनॉमिक्स का दूंगा, करंट का दूंगा आपको, फिर सामान्य ज्ञान का दूंगा, सामान्य विज्ञान का दूंगा, सामान्य हिंदी का दूंगा, सामान्य अंग्रेजी का दूंगा, समसामयिक का दूंगा, सामान्य जागरूकता का दूंगा। ठीक है, अपठित गद्यांश का, सभी का मैराथन आपकी आएगा। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के पेट के लिए मैराथन देखने को मिलेगा, और अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 85-90 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा, अगर आपने इतना ईमानदारी से कर लिया। क्योंकि आप सबको पता हो, देख ही रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, और सारे वीडियो है सब फ्री में है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।